हेलो बच्चों। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और सेंटर ऑफ मास की जानकारी लेने के बाद और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं रोटेशनल काइनेमैटिक्स की ओर। इस टॉपिक के आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पर हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे एक रिजिड बॉडी क्या होती है और उसका मोशन किस प्रकार होता है। साथ ही साथ हम एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क और रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मेरा एक सवाल कि आखिर रिजिड बॉडी होती क्या है। क्या एक टेनिस बॉल जिससे हम लॉन टेनिस खेलते हैं वो एक रिजिड बॉडी है? पत्थर का एक टुकड़ा वो एक रिजिड बॉडी है? या रबर की कंप्रेस होने वाली बॉल वो एक रिजिड बॉडी है? आइए देखते हैं और जानते हैं कि रिजिड बॉडी की परिभाषा क्या है। रिजिड बॉडी वो ठोस पदार्थ है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। चाहे जितना मर्जी आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर लें, चाहे आप उसे कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश कर लें, वो दो रैंडम पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो सरल भाषा में अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। चित्र में दर्शाए गए दो बॉडीज, एक फैन और एक पेन, ये दोनों ही रिजिड बॉडीज की तरह काम करते हैं। तो बच्चों रिजिड बॉडी की जो परिभाषा मैंने आपको बताई, उस परिभाषा का प्रयोग करते हुए आप स्क्रीन पर दिए गए दो चित्र फिगर 1 और फिगर 2 में दर्शाए गए दो सिस्टम ऑफ बॉडीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। इन दोनों में से कौन सा सिस्टम एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। बच्चों एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, रिजिड बॉडीज आर दोज सिस्टम ऑफ पार्टिकल और दोज बॉडीज जिनमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होती, irrespective of force exerted on the objects। जी हाँ बच्चों, तो परिभाषा के हिसाब से फिगर 1 एक सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो ये सिस्टम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जहाँ पे दो ब्लॉक्स और उनको कनेक्ट करने वाली एक स्प्रिंग इन्वॉल्व है। अगर आप देखें तो दोनों ही ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि किसी भी ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। यानी इस ब्लॉक का हर एक पॉइंट दूसरे ब्लॉक के हर एक पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा मोशन के दौरान भी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक रिजिड बॉडी किन किन प्रकार के मोशन परफॉर्म कर सकती है। पहला, ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? बच्चों अगर किसी प्लेन सरफेस पे मैं एक ब्लॉक को घसीटता हूँ, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक वेज के ऊपर हमने रेड कलर का बॉक्स रखा हुआ है और वो नीचे जब स्लाइड करेगा तो बॉक्स के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी।
यानी कि चाहे तो आप बॉक्स के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का एक पॉइंट ले लें या बॉटम राइट कॉर्नर का एक पॉइंट ले लें, दोनों ही सेम स्पीड से नीचे स्लाइड करेंगे। इस तरह के मोशन में जिनमें बॉडी के हर एक पार्टिकल की, हर एक पॉइंट मास की वेलोसिटी सेम होती है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उस तरह के मोशन को बच्चों हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो सेकेंड टाइप का मोशन जो एक रिजिड बॉडी पॉसेस करती है वो है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल वर्ड, ये जो शब्द है अपने आप में ये खुद की परिभाषा बता रहा है कि बॉडी रोटेट कर रही होगी। अब बॉडी कैसे रोटेट कर रही होगी देखते हैं। चित्र में दिए गए सीलिंग फैन के उदाहरण को आप देखें कि सीलिंग फैन एक पर्टिकुलर पैटर्न में घूमता है, यानी कि उसके सारे ब्लेड्स एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं और वो एक्सिस फैन के मोटर के बीचों बीच से पास होती है, यानी कि उसके सेंटर से पास होती है। इसका मतलब ये है कि रोटेशनल मोशन जब भी परफॉर्म किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा, तो वो किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही परफॉर्म किया जाता है। अब बच्चों, ये कोई ज़रूरी बात नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा बॉडी से पास करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हमारी अर्थ है, हमारा प्लैनेट अर्थ है, वो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो सन से तो पास कर रहा है, अर्थ से तो पास कर नहीं रहा है। उसी तरीके से अगर आप चक्कर लगा रहे हैं एक मैदान में, तो रेसिंग ट्रैक में अगर आप दौड़ रहे हैं एक सर्कुलर रेसिंग ट्रैक में, तो आप जिस एक्सिस के अबाउट चक्कर लगा रहे हैं वो तो मैदान के बीचों बीच से पास होता है। तो कोई ये ज़रूरी बात नहीं है बच्चों कि रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के थ्रू ही पास करे। अब तीसरे तरह का जो मोशन है वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन, इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। तो ये तीसरे प्रकार का जो मोशन है उसे हम रोलिंग मोशन कहते हैं। अब इस रोलिंग मोशन में क्या होता है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन भी होगा और साथ ही साथ रोटेशन भी होगा। तो जब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहले रोटेशन हुआ फिर ये ट्रांसलेशन हमने अलग अलग करके दिखाया, इनका एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप पहिए को देखें तो जब भी साइकिल का पहिया आगे बढ़ता है तो वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है और वो एक्सिस पहिए के बीचों बीच उसके सेंटर से पास करता है। बट चूंकि साइकिल आगे भी बढ़ती है, वो आगे इसलिए बढ़ती है क्योंकि बच्चों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा होता है। सोचिए कि अगर आप स्टैंड में खड़ी करके साइकिल का पैडल मारें तो पहिए एक ही दिशा में, एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे रोटेट करते रहेंगे, साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी बच्चों। उसका कारण ये है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी कि रोलिंग के लिए ज़रूरी है कि रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी हो। अब बच्चों, चूंकि हम बार बार एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, एक हल्का फुल्का आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। आइए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन है या एक फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अबाउट एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि मैंने पहिए का एग्जाम्पल लिया,